हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक और सर्वाइवल मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें जापान का टोक्यो शहर देखने को मिलता है जो कि रात को भी जगमगा रहा है। और यहाँ पे योशिकी नामक एक आदमी को हम देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसके घर पे एक बैग डिलीवर किया जाता है जिसे ओपन करके उसकी पत्नी देखती है कि उसके मायके से एक फिश आई होती है। वो फिश को बनाने के लिए योशिकी से मदद मांगती है, लेकिन वो आराम से टीवी देख रहा होता है तो वो फिश को उठा के फ्रिज में रख देती है। इतने में उनका बेटा वहां आता है और बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है, जहां वो अपनी क्रश का फोन आने पे उसे नोट्स भेजता है और दूसरे कमरे में उसकी बहन फोन पे शॉपिंग कर रही होती है। अब इसके अगले दिन बिजली चली जाती है जिस वजह से फ्रिज में रखी हुई फिश सड़ जाती है और योशिकी की पत्नी मित्सु उसे डस्टबिन में फेंक देती है। बिजली से चलने वाली सभी चीजें बंद होने की वजह से कुछ भी काम नहीं हो पाता है। योशिकी और उसके बच्चे स्कूल और ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलते हैं और लिफ्ट न चलने के कारण 10वें फ्लोर से नीचे सीढ़ियों के सहारे उतरते हैं। योशिकी रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वहां पे भी कोई ट्रेन नहीं चलती क्योंकि सब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं। इसी की वजह से वहां पे काफी भीड़ हो जाती है। लोग टैक्सी से ऑफिस जाने के लिए भागते हैं, लेकिन कोई भी टैक्सी बिजली ना होने की वजह से चल नहीं पाती। वहीं मित्सु बिना लिफ्ट के 10वें फ्लोर से नीचे आकर कूड़ा फेंकती है। तभी दूसरे फ्लैट्स वाले कहते हैं कि लाइट आज भी नहीं आएगी तो वो कैंडल्स लेने चले जाते हैं। मित्सु भी यही सोचती है पर 10 फ्लोर चढ़ के पैसे लाने के बारे में सोचती है। योशिकी पैदल ही ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पे ऑटोमेटिक डोर ना चलने के कारण सब लोग उस डोर को तोड़ देते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं, लेकिन वो अंदर जाकर आखिर करेंगे क्या क्योंकि फोन कंप्यूटर कुछ भी नहीं चल रहा होता है। वहीं स्कूल में भी बहुत ही कम बच्चे आते हैं क्योंकि किसी को भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिला होता है। वहीं सुपरमार्केट में भी कैंडल्स खरीदने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। वहीं ज़्यादातर लोग खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक स्टोव का यूज़ करते हैं और रेडी खाना और पानी खरीदने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेकर सुपरमार्केट जाते हैं, जहाँ पे लाइट ना होने की वजह से बिलिंग में भी उनको प्रॉब्लम आती है और सिर्फ जिनके पास कैश होता है वही सामान खरीद पाते हैं। जिस गाड़ी में सुपरमार्केट का स्टॉक आ रहा होता है वो भी रास्ते में बंद हो जाती है, जिस कारण सुपरमार्केट में भी चीजें जो है वो खत्म होने लगती हैं। ऑफिस में सबको बोल दिया जाता है कि जब लाइट आए तब तक वो घर पर ही रहे। इसके बाद युष्की भी घर वापस आने लगता है और रास्ते से एक साइकिल लेने के लिए एक साइकिल शॉप पे रुक जाता है, लेकिन साइकिल की जो कीमतें हैं वो अब आसमान को छूने लगी हैं। दुकानदार युशिकी से कहता है कि स्टॉक खत्म होने से पहले ही ले लीजिए और योशिकी जो है वो साइकिल खरीद लेता है। फिर साइकिल चलाकर वो घर पहुंचता है और सीढ़ियां चढ़ के 10वें फ्लोर पे जाता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली वालों के साथ मिलकर कैंडल लाइट डिनर करता है। योशिकी अंधेरे में भी ऑफिस का काम करने लगता है और बच्चों के पास अब चलाने के लिए फोन और लैपटॉप कुछ भी नहीं था तो वो भी बालकनी में आ जाते हैं। अब इसके अगले दिन भी लाइट नहीं आती है तो योशिकी ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे घर जाने को बोलता है। योशिकी का घर जाने का मन नहीं करता तो वो बाहर ही घूमने लगता है और देखता है कि एक आदमी उसकी साइकिल में बुरी नजर डाल रहा है, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेता है। मित्सु घर में पानी ना होने की वजह से पास में बने एक वाटर टैंक के पास जाती है जहां बहुत भीड़ हो जमा होती है और वो लोग भी उन्हें वापस लौटा देते हैं। योशिकी कुछ पैसे निकालने बैंक जाता है जहां बहुत ही भीड़ होती है और वहां भी लाइट ना होने की वजह से उसे कुछ नहीं मिलता। योशिकी खाली हाथ ही घर वापस आता है और एक हफ्ता यहाँ पे बीत जाता है, लेकिन किसी को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आखिर अचानक से बिजली क्यों बंद हो गई और क्या ऐसा ही हाल बाकी जगह पे भी है या नहीं।
तो इस हालात में सब लोग जो है वो अपना सामान पैक करने करके आसपास के शहरों और गांवों में जाने लगते हैं। मित्सु की फैमिली भी मित्सु के पिता के पास जाने के लिए घर से निकलते हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। तो योशिकी जो है वो फ्लाइट्स की टिकट के लिए अपने सारे पैसे निकालता है, लेकिन उनके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं। तो मित्सु जो है वो किचन के डिब्बों में छुपाए अपने सारे पैसे निकाल कर लाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद वो साइकिल से एयरपोर्ट निकलते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि लाइट ना होने के कारण सब्जियों के जो दाम हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, जो बहुत महंगे दामों पे बिक रही हैं। तो वो रास्ते में बहुत सारे पैसे देकर पानी की बोतल्स को खरीदते हैं और फिर एयरपोर्ट जाकर देखते हैं कि वहाँ पे भी फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। तो वो बहुत सारे पैसे देकर पास ही एक होटल में रुकते हैं और अगले दिन रोड से ही अपने गांव में जाने का सोचते हैं। अगले दिन जरूरत का सामान वो इकट्ठा करके साइकिल से निकल पड़ते हैं। मित्सु योशिकी की एक ड्रिंक वाली बोतल देकर एक साइकिल और थोड़े से चावल खरीद लेती है। सब निकल पड़ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैदल, स्केटिंग बोर्ड और साइकिल से हाईवे पे जा रहे हैं। रात को वो खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं। रात को मित्सु के बेटे को ठंड लगती है, तो वो उठ जाता है और देखता है कि एक आदमी उनकी पानी की बोतल को चुरा कर ले जा रहा है। वो उसका पीछा करता है तो देखता है कि वो आदमी दूध में पानी को मिक्स करके एक छोटे से बच्चे को पिला रहा है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है और फिर वापस आकर सो जाता है। इसके अगले दिन इनके रास्ते में 2 किलोमीटर लंबी टनल आती है, जहां बिल्कुल अंधेरा होता है और अंधेरे में टनल को पार करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उन्हें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग ब्लाइंड लेडी पैसे के बदले में उन्हें टनल पार करवा देती है। एक हफ्ता किसी तरह से योशिकी का परिवार मैनेज कर लेता है। यहाँ उनके पास अब पानी की बोतल्स ख़त्म हो जाती हैं, तो मित्सु पास की नदी में कपड़े धोती है। वहीं योशिकी नदी का पानी पी लेता है, जिस वजह से उसका पेट भी खराब हो जाता है। रास्ते में बारिश होने लगती है और तेज हवा भी चलती है, जिससे उनकी जो साइकिल्स हैं वो गिर जाती है और खाने का सामान भी गिर जाता है। तो इस तरह से अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं वो लोग। और अगले शहर में एक सुपरमार्केट आता है, जहां दोनों बच्चे अंदर जाकर खाने का सामान ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें पेट डॉग का सामान मिलता है और वो पेट डॉग का खाना ही उठा लेते हैं और साथ में पानी की बोतल्स की जगह कार की बैटरी वाला पानी अपने साथ ले लेते हैं। बाहर योशिकी आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं जलती। तो उसका बेटा उसे लाइटर देकर आग जलाने को कहता है। यहाँ पे योशिकी खुद ही आग जलाने की कोशिश करता है। अगले 6 दिन वो पेट फूड खाकर अपना गुजारा करते हैं और बैटरी से निकला पानी पीते हैं। रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है, जो कि बाइकर्स के कपड़े पहनकर साइकिल से जा रहे होते हैं। उनके पास खाना भी होता है और साथ ही वो बारिश का साफ पानी इकट्ठा करके उसे पीते हैं। रास्ते में खाने वाले पौधों को भी वो लोग रख लेते हैं। वो लोग कम खाते हैं और ज़्यादा सेव करते हैं। उनके पास एक मैकेनिकल कैमरा होता है और वे वो इस सफ़र को एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं। कुछ सफ़र वो साथ में तय करते हैं। अब इसके बाद एक फैमिली अपने गांव जाने के लिए मोड़ ले लेती है, तो दूसरी फैमिली अगले शहर जाने के लिए सीधा चलती रहती है। और अगले शहर पहुंचकर योशिकी की फैमिली देखती है कि वहाँ भी लाइट नहीं है। थोड़ा आगे एक जगह मछली और सी फूड पका कर बिक रहा होता है, जिसे खाने के लिए योशिकी की फैमिली भी लाइन में लग जाती है। लेकिन जब तक उनकी बारी आती है सब कुछ खत्म हो जाता है। अब इसके बाद योशिकी खाने के लिए उनके पैरों में गिर जाता है, लेकिन उन्हें वहां से भी कुछ नहीं मिलता। अब उनके पास पानी भी खत्म हो चुका होता है। पावर सप्लाई फेल हुए 67 दिन हो चुके होते हैं। पूरा परिवार थक कर एक खेत पे जा बैठता है, जहां उनकी नज़र एक सूअर पर पड़ती है, जिसे वो पकड़कर मार देते हैं। लेकिन मित्सु को तो फिश भी पकानी नहीं आती। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आता है, जो उन्हें पीने के लिए पानी देता है और साथ ही खाना खाने के लिए भी देता है। लेकिन खाने के बदले में वो प्रॉमिस लेता है कि वो उनका काम करेगा। तो बुजुर्ग उन्हें सूअर को काट के उसका मांस धूप में सुखाने का काम देते हैं, जिसे वो
खुशी खुशी करते हैं। अब इसके बाद वो बुजुर्ग उन्हें नहाने के लिए गर्म पानी देता है। वो लोग 2 महीने बाद नहाकर खुश हो जाते हैं और साथ ही उन्हें पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाते हैं। कुछ दिन वो वहीं रहकर खेतों में सूअरों को घुसने से रोकने का काम करते हैं। योशिकी और उसका परिवार ये सारा काम करता है। वो बुजुर्ग उनसे कहता है कि वो उसके साथ ही रह सकते हैं, लेकिन योशिकी कहता है कि उसे उसकी फैमिली को मित्सु के पिता के पास ले जाना है। तो वो बुजुर्ग रास्ते के लिए सूखा हुआ सूअर का मांस उन्हें देता है, जो कि 1 हफ्ते तक चल सकता था, और साथ ही खाने का सामान और भी देता है। इसके साथ वो 3 दिन तक साइकिल पे ट्रैवल करते हैं। अब उनके रास्ते में एक नदी आती है, तो योशिकी आसपास पड़ी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक बोर्ड बनाता है, जिसमें बाकी की फैमिली भी उसकी मदद करती है। योशिकी को छोड़ के बाकी सारी फैमिली उस पार पहुंच जाती है, लेकिन योशिकी तेज बारिश और हवा के कारण पानी में बह जाता है और ढूंढने पे भी नहीं मिलता। पावर फेलियर के अब 94 दिन हो जाते हैं। बाकी फैमिली आगे बढ़ती है। मित्सु बैग से खाना निकालते वक्त एक कुत्ते के आ जाने पे उसके साथ खाना शेयर करती है, तो वो कुत्ता कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ दोबारा आकर उन पे हमले कर देता है, जिस कारण से मित्सु एक खड्डे में जा गिरती है, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बच्चे उसे सहारा देकर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन अभी भी वो कुत्ते उनके ऊपर हमले करने के लिए वहीं होते हैं। वो जहाँ खड़े होते हैं वो एक रेलवे ट्रैक होती है, जिस पे कोयले से चलने वाली गाड़ी आती है, और कुत्ते डर के वहां से भाग जाते हैं। साथ ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है और इन्हें ट्रेन में बैठा लेता है। ट्रेन में एक आदमी मित्सु के पैर पे पट्टी बांध देता है और उसे उसके पति का पूछता है, जिसे सुनकर तीनों रोने लगते हैं। हम योशिकी को देखते हैं, जो कि गंजा था। तो पता चलता है कि वो अब तक विग पहन के ही घूम रहा था, जिसके कारण उसके बाल मिलने पे उसकी फैमिली उसे मरा हुआ समझ लेती है। वो कुछ देर चल के एक जगह पे जाकर बैठ जाता है। ठीक उसी वक्त उसके सामने से वही ट्रेन गुजर रही होती है, जिसमें कि मित्सु और उसके बच्चे थे, लेकिन योशिकी ना तो चल पाता है और ना ही उसकी आवाज़ निकलती है। लेकिन उसकी पॉकेट में एक कैंडल लाइटर होता है, जिसे जलाकर वो सिग्नल देता है, और उस धुएं को मित्सु देख लेती है। तो जिसके बाद ट्रेन रुकवा के वो और उसके बच्चे योशिकी की तरफ भागते हैं और उसे ट्रेन में ले आते हैं। मित्सु और योशिकी बच्चों को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगते हैं। इसके बाद 108 दिन हो जाते हैं पावर फेलियर को। मित्सु और उसकी फैमिली एक बीच के किनारे पहुंचते हैं, जहां उसके पिता फिशिंग करते दिखाई देते हैं, जिसके बाद सब एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। वो इतना लंबा सफर इतनी मुश्किलों का सामना करके आए थे, और अब 2 साल 4 महीने का टाइम इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही बीत जाता है। योशिकी अब फिशिंग करता है और मित्सु अपने पिता के खेत में टमाटर उगाने का काम कर रही होती है। एक दिन अचानक योशिकी को अलार्म की आवाज़ आती है, तो वो चौंक जाता है, क्योंकि अचानक ही गाँव की स्ट्रीट लाइट्स चलते हुए वो देखता है मीन्स की लाइट वापस आ गई है, वो भी 2.5 साल के बाद, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। जहाँ पावर कट की वजह न्यूज़ चैनल, यूट्यूब और टीवी पे चल रही होती है कि इतना लंबा पावर कट क्यों हुआ था, जहां अलग अलग चैनल के लोग अपना व्यूज़ देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि एक साइबर अटैक था। कोई कहता है कि एस्ट्रॉइड टकराने से ये सब कुछ हुआ था, तो कोई इसे सोलर स्टॉर्म इसकी वजह बताता है। योशिकी का परिवार अब वापस टोक्यो आकर रहने लगा है, जहां मित्सु अब फिश पका रही होती है, और साथ ही उसकी बेटी सिलाई मशीन पे काम कर रही होती। उसका बेटा गिटार बजा रहा होता है। दोनों ने अपना मोबाइल चलाना छोड़ दिया है। योशिकी अब साइकिल से अपने ऑफिस जा रहा होता है, तभी उसके नाम का एक पोस्ट आता है, जो कि उसी फैमिली ने भेजा था जो उन्हें रास्ते में मिली थी, जिनके पास एक मैकेनिकल कैमरा था। इसमें उनकी कुछ फोटोज होती हैं, जो कि पूरा परिवार मिलकर देखता है। इस पावर फेलियर ने उन्हें टेक्नोलॉजी छोड़ के मिलजुल कर रहना सिखा दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।